हेलो, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में हो गए आप सब। मौज आ रही होगी। बोलो बेटा, बताओ। बोल दो सभी से, अपने यार दोस्त मित्र मंडली सभी से कि सर की क्लास लाइव हो चुकी है। ठंड बहुत हो गई है ना, तो खुद को बचाए रखना। अपना ध्यान विशेष तौर पे रखें बेटा। ठंड अच्छी खासी हो गई है, बहुत ठंड है। मुझे देखो, मैंने मफलर उतारा उतारा, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत ठंड है। और मैं अंदर रूम में बंद हूँ, तब इतना थोड़ा सा सुकून है, वरना तो बहुत ठंड है। इसलिए हल्के में ना ले ठंड को। और जो ये थोड़ा सा जो तखड़े वो बने ना, मतलब कि हमें ठंड लगती ना है तो रम खा कह सकते हैं, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें भाई। पेपरों का समय है। और राजा बेटा, अगर अगर तुमने हल्के में लिया तो तुम्हें फिर पता है क्या हो जाता है। तो फिर बच्चों का तीतर सा बन जाता है। इसलिए राजा बेटा, आप सभी को टेंशन नहीं लेनी है, और थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ना है। बोल दो ना यार, यार दोस्तों से बोल दो जल्दी से कि क्लास में आ जाएं। क्लास लाइव हो चुकी है। तो मैं समय ना लगाते हुए आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि हमारा क्या रोज का ही क्रम है कि थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेशन दिया जाए, तो उसी क्रम को सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों, मित्रों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं मधुर कुमार। तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वही शुरू की दो लाइनें, मोटिवेशन आगे होंगी आपके सामने। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कि या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोबारा से बोलता हूँ। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या मुसाफिर बन जाऊंगा। कौन सी दिक्कत है भाई। अरे लगातार चलो। एक वो सुनी है ना कहानी, हमने बहुत सुनी होगी। एक खरगोश था, एक कछुआ था। उसकी ने दो पंक्ति मेरी याद आ रही है कि तेज दौड़ने वाला खरहा, खरहा बोलते हैं खरगोश को, तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर देखो, कछुआ बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे
मत बैठो। तो हिम्मत क्यों हारनी है? अरे संघर्ष का नाम जिंदगी है। संघर्ष करोगे तभी जिंदगी में कुछ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं इस बात को, कर्म तो बेटा करना ही पड़ेगा। आपके कर्म के अनुसार प्रकृति, जो भी शक्ति इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चलाती है, वो आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल जरूर देगी। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल अवश्य मिलेगा। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो भी देवीय शक्ति है, वो आपकी मेहनत को कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। इसलिए मेरे शेर, आप सभी को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ क्लास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है राजा बेटा? ठीक है। तो अब मैं टाइम ना लगाते हुए अपना सीधा टॉपिक की ओर आ जाता हूँ। तो देखो भाई राजा बेटा, एक पेज शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है, एक पेज शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो देखो भाई, पेज आ गया है ये। तो हमने ये तो करा दिया था, द्वितीय नियम भी करा दिया था। अब पर्तनांक उत्क्रमणीयता भी कराया था क्या? अभी नहीं कराया क्या? थोड़ा पीछे है क्या हम अभी? मैं भी देख लेता हूँ कहाँ है। तो हमने यहां तक कर लिया था, है ना बेटा? तो मैंने बोला था आपको वैल्यू रखनी है, और आपको देखो वैल्यू रखनी है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ आपको, मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद करो। तो ए एम का वैल्यू क्या कितना रखेंगे? माइनस यू। एम सी का वैल्यू माइनस का आर। एम सी का माइनस आर, माइनस माइनस का एम ए का माइनस बी, बराबर एम एफ का हमने बताया था माइनस एफ, एम ए का जो प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का वी, माइनस माइनस का एम एफ का मान एफ। अब देखो गुणा करेंगे माइनस का यू प्लस का आर बटे माइनस का आर प्लस का वी, बराबर माइनस का एफ बटे माइनस का वी प्लस का एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब इनकी राजा बेटा तिरछी गुणा करेंगे, तो देखो यू की वी से करेंगे प्लस का यू वी, यू की एफ से करेंगे तो माइनस का यू एफ, आर की वी से करेंगे माइनस का आर वी, और आर की एफ से करेंगे प्लस का आर एफ। इसकी करेंगे एफ की आर से तो एफ आर, और एफ की वी से करेंगे माइनस का एफ वी, एफ आर से एफ आर कैंसिल। और हमने पढ़ा था इससे पिछला डेरिवेशन, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पढ़ा था क्या राजा बेटा? ठीक है राजा बेटा। तो अब देखो आर एफ या एफ आर से एफ आर गया, तो हमने पढ़ा था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ देखो आप राजा बेटा, यहाँ क्या करेंगे? आर बराबर टू एफ रख दो। आर बराबर टू एफ रखेंगे तो देखो यू भी, यू एफ, आर की जगह टू एफ रखा, टू एफ यू बराबर ये एफ वी है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो यू वी माइनस का यू एफ बराबर टू एफ वी से एक एफ वी घटाएंगे तो एफ वी। अब देखो मैंने क्या बताया था उस दिन, यू वी एफ से भाग दे दो, तो यू वी एफ से जब आप भाग देंगे तो यू वी से यू वी गया वन अपॉन एफ माइनस का वन अपॉन यू एफ से यू एफ गया वन अपॉन वी, और यहाँ से एफ वी से एफ वी गया वन अपॉन यू। इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। यही होगा आपके लिए सूत्र। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध है। ठीक है राजा बेटा? बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? उस दिन पिछली क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है राजा बेटा? तो पिछला तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
तो आगे देख लेते हैं। अब हमारा क्या आ गया, रेखीय आवर्धन। क्या है राजा बेटा, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, सीधा याद रखो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? सीधा याद करो, प्रतिबिंब की लंबाई आई फॉर इमेज की लंबाई बटे में ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई के अनुपात को आप क्या कहते हैं राजा बेटा, उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो देख लो, ये लिखा हुआ गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, यदि देखो ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई ओ हो, प्रतिबिंब की लंबाई आई हो, तो एम बराबर हो जाएगा आई अपॉन ओ। हैप्पी बर्थडे। अब इसके लिए फॉर्मूला और दे रखा है इसने, तो देख लो भाई ध्यान से। इसके लिए देख लेते हैं भाई, तो 1 मिनट रुक जाएंगे। मैंने वॉइस इसलिए बंद किया है, पीछे थोड़ा सा भाई शोर शराबा सा है, इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए वॉइस बंद किया है। देखते हैं, देखिए आवर्धन, तो ये देखो कि ये क्या आ रहा है बेटा, ये क्या है, ये है गोलीय दर्पण। कैसा है ये, अवतल है। कैसा है, अवतल। तो देखो ये है इसका ध्रुव P, ठीक है। अच्छा ये है ए बी, कोई वस्तु रखी है, ए बी कोई क्या है राजा बेटा, ए बी वस्तु है। यहां से देखो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और समांतर जाने के बाद ये ऐसे निकल गई है, और इसने फोकस पर काट दिया है मुख्य अक्ष को, ठीक है। ये ऐसे निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, उसी मार्ग पर वापस आ जाती है परावर्तन के पश्चात। इन दोनों ने यहाँ काट दिया एक दूसरे को, यहाँ पर एक लंब सा डाल दिया, यही इस वस्तु का इमेज होगा, इस वाली का। जो ये वाली वस्तु है, इसका इमेज ये वाला होगा। हमें इमेज की कंडीशन नहीं निकाली, हमें तो अपना रेखीय आवर्धन निकालना है। यहां से और मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही होकर ऐसे करके निकल गई, ऐसे इसकी कल्पना कर लेते हैं। ठीक है राजा बेटा, ठीक है। तो ये भी यहां से ही गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ से टकराई, यहाँ ऐसे करके ये निकल गई इस कोण के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ही काटेगी ये भी, ठीक है। अब मैं, तो हम मान लेंगे कि हमें जो लिखना है कि हमारा कोई अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, वो SF है, वक्रता केंद्र C है, जिसपे कोई जो वो है प्रकाश वस्तु AB रखी है, जिसकी लंबाई O है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है B, और इसे मान लो D, D तो नहीं कहीं, के मान लो B के जा रही है ना। और वो परावर्तन के पश्चात के एफ दिशा में निकल जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से जाती है, उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। अब देखो यहाँ मैं दो त्रिभुज के नाम बोल रहा हूँ। देखो त्रिभुज, मैं उसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आउटलाइन कर देता हूँ। ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे करके एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये हो गए दोनों त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, दो त्रिभुज मिल गए हमें। अब देखो इनमें ये वाला कोण, सबसे पहले ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कैसे, परावर्तन के नियम से।
तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, ए पी बी या बी पी ए। तो बी पी ए, त्रिभुज का नाम दे दिया उसने ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। तो बी पी ए ये वाला कोण बराबर किसके होगा, बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश, इस वाले कोण के। तो इस वाले कोण के बराबर होगा इस वाले के। ठीक है राजा बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण, ये क्या है, समकोण है, नब्यांश है। तो हम बोल देंगे बी ए पी या पी ए बी। तो बी ए पी बराबर होगा बी डैश ए डैश पी। कैसे, समकोण। तो इसे किससे कर देंगे, परावर्तन के नियम से। अच्छा, ये वाला किससे हो गया, ये कैसे हो गया, समकोण। देखो ना, बी पी ए, बी पी ए ये वाला कोण बराबर बी डैश पी ए डैश, इसके कैसे, परावर्तन के नियम से। दूसरा बी ए पी बराबर बी डैश ए डैश पी। बात समझ में आई, कैसे, समकोण। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो खुद ही बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा, ए बी पी बराबर ए डैश बी डैश पी बराबर हो गए। अच्छा अच्छा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा इसके बी बी पी के। ए बी पी मतलब ये वाला त्रिभुज है, ये इसके समरूप हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि समरूप त्रिभुज की किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी समरूप त्रिभुज में किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और बेटा इनकी जो समांतर भुजाएं, चित्र को थोड़ा सा देखो, देखो इसके समांतर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये नहीं करता हूं, ये कर लेता हूं। ये वाली के समांतर, ये आपको दिखा क्या, ये दिखा क्या, दूसरा कलर लूं, ब्लैक लेता हूं, ब्लैक अच्छा दिखेगा। ये वाला, इसके समांतर ये वाली भुजा होगी। ठीक है, ये दोनों समांतर होंगी। और दूसरा कलर और ले लेता हूं मैं, इसके समांतर, इस वाली के समांतर, इसके यहां से यहां तक के समांतर, दिखा क्या, इसके समांतर, इसके समांतर कौन सी होगी, इसके ऊपर जो दी हुई है, इसके ऊपर जो दी हुई है ये वाली समांतर होगी, इसके समांतर ये होगी। बात समझ में आई। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए पी या पी ए बटे पी ए डैश। तो हमने देखो वही लिखा है, ए बी बटे ए डैश बी बराबर ए पी बटे ए डैश बी। तो ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है, वो आ गया। प्रतिबिंब की लंबाई कितने है, ए डैश बी डैश। अच्छा, एपी देखो, ए से पी या पी से ए तक की, पी से ए क्या है, वस्तु है, तो इसकी दूरी कितनी है, यू है। और ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो बी हो गया। तो ओ अपॉन आई बराबर यू अपॉन बी, ये आ गया ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इस वाली लाइन को काट देना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन को थोड़ा सा काट दो, है ना, ये गलत है, ये गलत। तो m बराबर क्या हो गया, ओ अपॉन आई। अब देखो यहां ये नहीं करेंगे, ये आ गया, है ना। अब यहां से देखो हमारा क्या था, m बराबर क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रेखीय आवर्तन कहते हैं। m बराबर आई अपॉन ओ था, तो अब इसे पलटना पड़ेगा। तो m बराबर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा राजा बेटा, तो m बराबर क्या है, आई अपॉन, वो पढ़ा था ना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का उसका आवर्तन कहते हैं। तो यहां से इसको पलटा मारना पड़ेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ओ बराबर माइनस का v अपॉन यू। यही होता है रेखीय आवर्धन। बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई है, जल्दी जल्दी बताइए, जो बच्चे भी क्लास में है, क्या बात रेखीय आवर्धन समझ में आ गया। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ सारे को। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या है रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के उस अनुपात को उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एम बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करने के लिए हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, चित्र जो इसमें दिया गया है उसमें एक त्रिभुज जो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को समरूप दिखाना है। और समरूप दिखाने के बाद हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों की
किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की किन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात शेष दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो चित्र से मैंने ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को समरूप दिखा दिया है। और जब मैंने राजा बेटा समरूप दिखाया तो फिर क्या किया, उसकी समांतर भुजा लगा दी। तो ए बी के समांतर कौन होगी, ए डैश बी डैश, और ए पी के समांतर कौन होगी, ए डैश पी या पी ए डैश। अब जब इनको रखा तो उनके मान दे रखे, ए बी का मान कितना है, वस्तु की लंबाई ओ है, और ए डैश बी डैश का मान कितना है, प्रतिबिंब की लंबाई आई है। ऐसे ही ए पी ए वस्तु की दूरी है वो कितनी है, यू है, और पी ए डैश कितना है, बी है। अब यहाँ इनको मान रख दिया हमने, और हम मुझे क्या निकालना है, एम का मान। हमने पढ़ा था एम बराबर होता है कितना, आई अपॉन ओ, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हमने वही कर दिया, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू भी हो सकता है माइनस का। अब बताइए राजा बेटा, क्या आपको समझ में आया है, क्लियर है सारी चीज, बताइए जल्दी जल्दी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा जो परावर्तन नहीं कह सकते हैं, और जो दर्पण थे वो सारी खत्म हो चुका है। अब हमारे लिए आ जाता है अपवर्तन। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, अपवर्तन मतलब परावर्तन की जितनी सारी चीजें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको यहां तक का सारा रिवाइज कर लेना है। यहां तक का सारा रिवाइज कर लेना है, ध्यान रखें। अब बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए। जो टॉपिक आपको अच्छा समझ में नहीं आया है उसको वीडियो कंटेंट सेक्शन में पढ़ी है ऐप पर, और हम यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। तो उन क्लासों को जरूर देख लें, जहां भी जो टॉपिक समझ में नहीं आया है आप उसको अच्छे से देख लें, बहुत अच्छे से देख लें उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको एक बार देखें, दो बार देखें। आप मान लो कि खाना खा रहे हैं, ईयरफोन लगाइए और सिर्फ उसको चलता रहने दीजिए। जब मेरी आवाज आपके कानों में पहुंचेगी, गूंजेगी, तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी याद रहेंगी। कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, फोन लगा लीजिए और क्लास को चलने दीजिए यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो तीन बार जब सुन लेंगे इस तरह से, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि आंसर कैसे होना है इसका। तो इसलिए इस कंटेंट का जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें, उसको बार बार सुनिए, बार बार रिवाइज करें। आपको और कहीं रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमारी वीडियो देख लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है राजा बेटा। तो अब मैं बात करता हूं अपवर्तन की। अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो भाई, अपवर्तन के लिए मैं जरा दिखा देता हूं तुम्हें चित्र एक। उम्मीद करता हूँ एक ब्लैंक पेज आ गया होगा आपके सामने है। कमेंट वमेंट तो कर देख रो, भी बता देख रो, है ना, कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उससे थोड़ा पता रहता है। तो देखो थोड़ी देर जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं अपवर्तन आपको समझा रहा हूं। मान लो ये कोई दो माध्यम है, ठीक है जी। अच्छा, मैं इनको नाम दे देता हूँ। यहाँ है कांच, हाँ, इसको वायु कर दो भाई। यहाँ है वायु और यहाँ है कांच, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूँ विरल, और इसको मैं बोल सकता हूँ सघन, ठीक है राजा बेटा। विरल, सघन। विरल क्या होता है, सघन क्या होता है। विरल, यदि मैं सीधे शब्दों में इसको बोलूं तो माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, और इसमें सघन में सघन, साघन मतलब माध्यम के कण
पास पास होते हैं। ठीक है राजा बेटा, क्या बोला हमने अभी तक? सर ने क्या बताया है? बस वायु को बताया है, विरल। विरल मतलब कण दूर दूर होंगे। सघन, सघन बोलते हैं ना कि हमारा कोई भी खेत है, फसल के घना है, घना बोलते हैं पास पास होना। तो सघन मतलब जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे बोलते हैं राजा बेटा सघन। और विरल जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। बात तो समझ में आ गया क्या? तो वायु क्या है? विरल है। कांच क्या है? सघन है। बात समझ में आई क्या राजा बेटा? वायु विरल, विरल क्यों है? क्योंकि उसमें माध्यम के कण दूर दूर हैं। और कांच सघन क्यों है? क्योंकि उसमें माध्यम के कण पास पास हैं। बात तो समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, तो आगे देखते हैं हम। बताओ राजा बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। बोलिएगा जल्दी जल्दी बोलिएगा। तो सघन मतलब जिसमें कण पास पास हो, विरल जिसमें कण दूर दूर होते हैं। अच्छा, अब मान लो कि, मान लेते हैं हम, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण मान लो यहां से यहां जाती है, वो ऐसे करके जा रही है, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है। ठीक है राजा बेटा, यहां से प्रवेश कर रही है वो ऐसे करके, इस बिंदु पर आ रही है। मान लो यहां पर डाल दो एक अभिलंब, मैं अभिलंब डाल देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। तो वो कैसे जाती है मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है राजा बेटा। ठीक है, उसको जाना चाहिए था ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा, वो ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये निकल गई। अच्छा, अब मान लो मैं इसको पार्ट नंबर 2 कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बाउंड्री लगा देता हूँ। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा? यहाँ बाउंड्री लगा देता हूँ। अब यहाँ मान लो, यहाँ क्या है? कांच है और नीचे है वायु। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण अब जा रही है, ये मान लीजिएगा, ये ऐसे मान लीजिएगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, यहाँ पर डाल दिया कोई अभिलंब इसके ऊपर। अभिलंब भी टेढ़ा हो गया भाई हमारा तो। ठीक है जी, लो अभिलंब गया। अच्छा जी, प्रकाश की किरण ऐसे करके चली जाती है, ऐसे करके। ठीक है, उसको जाना कैसे चाहिए था? उसको जाना ऐसे चाहिए था। लीजिएगा सर। ठीक है, ये ऐसे करके निकल जाती है। तो ये तो आपतन कोण आई हो गया, इसको मैं अभिलंब तो बना दूं पहले।
ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, मैं इनके नाम लिख रहा हूं। ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ये है अपवर्तित किरण। ऐसी यहां देख लो, यहां क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण। और ये क्या आ रहा है बेटा, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। यहां भी ये क्या है, अभिलंब। क्या चित्र आपको दोनों स्पष्ट समझ में आए? समझाऊंगा मैं। अभी क्या ये जो चीजें मैंने लिखी हैं वो आपको क्लियर है क्या? बताओ राजा बेटा, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है ना? है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं। अब देखो, ये माध्यम कैसा है, ये है विरल। और ये कैसा है, सघन। विरल से सघन जा रही है, विरल से सघन जा रही है। तो देखो भाई, बात नंबर एक, यहां पहले चित्र में देखता हूं मैं, पहले चित्र में, और ये है दूसरा चित्र। अभी हम पहले चित्र की बात करते हैं। कोई प्रकाश की किरण ये आई और ये चलेगी, तो अपने मार्ग पर इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए था उसे, इस पे इस पे इस पे। लेकिन वो क्या होगी, थोड़ा सा विचलित हो गई, इस वाले पे निकल गई। यहाँ देखो, ये ऐसे आई और इसको इस पर जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मैं सीधा मतलब समझू तो विचलित हो जाना। अपवर्त मतलब विचलित हो जाना। तो क्या डेफिनेशन क्या हुई, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ माध्यम क्या, वायु, और यहाँ क्या हो गया, कांच। यहाँ क्या, कांच, यहाँ क्या हो गया, वायु। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। क्या बोला हमने राजा बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या बताया हमने, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश किरण का अपने मार्ग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाना, विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या क्लियर है बात ये आपको? दोबारा से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कि सर आपने दो चित्र बनाए हैं, तो यहां देखो, इसके लिए दो अपवर्तन के लिए दो बात याद रखनी है आपको। अपवर्तन के लिए दो बात याद रखनी है। चित्र नंबर एक पहली बात बताएगा, चित्र नंबर दो दूसरी बात बताएगा। ये देखो, ये कैसा माध्यम है, विरल, और ये कैसा है, सघन। ये कैसा है, सघन। तो देखो, ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई है, क्या बोला मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई है तो अभिलंब की ओर झुकी है या अभिलंब से दूर गई है? अभिलंब की ओर झुकी है। यहां देखो, जब सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटी है, अभिलंब से दूर हटी है। ये देखो, इधर को शिफ्ट हो गई है, और यहां देखो, ये वाली इधर को शिफ्ट हो गई है। तो बात समझ में आ गई कि जब कोई प्रकाश की किरण, यहां अब ध्यान रखना कि यदि विरल से सघन जाती है तब अभिलंब की ओर झुकती है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के ये दोनों की कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि अपवर्तन में क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन में जाएगी। क्या बोला मैंने? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। तो आपको स्पष्ट याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसा की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है राजा बेटा, बताओ जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? बोलो, बताओ राजा बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। अपवर्तन की ये दोनों घटनाएं आपको समझ में आ गई हूं तो मैं आगे चलता हूं। तो अपवर्तन क्या होता है, दोबारा से सुनो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब बात करते हैं कि कोई प्रकाश किरण मान लो विरल से सघन में जाती है, तो विरल से सघन में यदि जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है राजा बेटा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। बताइएगा जल्दी जल्दी, बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा, अरे जल्दी जल्दी बोलिएगा भाई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो यहाँ देख लो, चित्र में यही दिया ना, देखो, योगी आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, सघन, विरल, वही है सब जो मैंने समझाया। बात समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गई। तो जब प्रकाश की किरण, यहाँ नोट में लिखा हुआ है देखो, विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो राजा बेटा, क्या क्लियर है बात? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, है ना? तो बताओ, क्या क्लियर है? अपवर्तन मैं फिर बता रहा हूं, परावर्तन कंप्लीट हो गया, दर्पण कंप्लीट हो गया, उन सबका रिवीजन कर लें अच्छे से आप। और अब अपवर्तन स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपवर्तन का आज थोड़ा सा समझाया आपको। बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जो भी हमारे यार दोस्त हैं, अपने यार दोस्त हैं, उन सभी को बोल दें कि वो भी क्लास में आए। अभी सभी के लिए फ्री क्लास है, अभी कोई पेड बैच नहीं है फिलहाल में, अभी हमने फ्री की हुई है सभी के लिए। तो इसलिए राजा बेटा सभी को बोल दें। बाकी मैं आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने यार दोस्त सभी को बताएं कि वो जरा क्लास में आए और देखें कि सर कैसा समझाते हैं। जो मैंने समझा दिया तो उम्मीद करता हूँ कि फिर वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि जिसको इस क्लास में समझ में नहीं आएगा फिर उसको कहीं नहीं आएगा, इस बात से निश्चित रहें। क्योंकि मैं इतना इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ बेहिसाब। तो बाकी बेटा पढ़ते रहें, ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए हंसते रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, अपनों के साथ आनंद में रहें। बाकी मिलते हैं कल इसी क्लास में इसी समय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।